नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। हमारे इन तीनों सेगमेंट्स के जरिए क्या कुछ खास जानकारियां आज आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करें आज के हमारे इस कार्यक्रम की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेती और किसानी सेगमेंट से किसान भाइयों बहनों, जिसमें आज हम आपको बताएंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। हमारे देश की बात करें तो जैविक खेती को काफी अच्छे स्तर पर हमारे किसान अपना रहे हैं और इससे काफी अच्छा लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। और जैविक खेती को अपनाना है तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारी होना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। किस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, इससे अपनी पैदावार को बेहतर गुणवत्ता दे सकते हैं, आइए जानने के लिए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। अधिक पैदावार की चाहत में किसान खेतों पे रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये रसायन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। यही कारण है कि जागरूक किसान अब तेजी से जैविक खेती का रुख करने लगे हैं। जैविक खेती में सबसे लोकप्रिय है वर्मी कंपोस्ट। इसका उपयोग तब ज्यादा आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ खेती की जाए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे जरूरी गोबर का उपलब्ध होना होता है। गाय के गोबर को पोषण का सर्वाधिक श्रेष्ठ विकल्प माना जाता है, जिसमें पौधों के लिए जरूरी सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों को पौधे या फसलें बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेती है। वर्मी कंपोस्ट विधि का प्रचलन अन्य विधियों की तुलना में कहीं सरल है। इसमें खाद बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, साथ ही इसका भंडारण भी सहज होता है। इसके अलावा पैदावार भी ज्यादा मिलती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलन में है, जिनमें से मुख्य है पेड़ विधि। पेड़ के चारों ओर गोबर गोलाई में डाला जाता है। हर रोज गोबर को डालकर धीरे धीरे इस गोल चक्र को पूरा किया जाता है। पहली बार प्रक्रिया शुरू करते समय गोबर के ढेर में थोड़े से केचुए डालकर गोबर को जूट के बोरे से ढक दिया जाता है। नमी के लिए बोरे के ऊपर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है। केचुए डाले गए गोबर को खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और अपने पीछे वर्मी कंपोस्ट बनाकर छोड़ते जाते हैं। इस तैयार वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा करके बोरों में भरकर रख लिया जाता है। बेड विधि। इस विधि में छायादार जगह पर जमीन के ऊपर 2 से 3 फुट की चौड़ाई और जरूरत के हिसाब से लंबाई के बेड बनाए जाते हैं। इन बेड़ों को बनाने के लिए गोबर, जानवरों के नीचे बिछाए गए घास फूस, खरपतवार के अवशेष का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। बेड़ की ऊंचाई करीब 1 फुट रखी जाती है। बेड़ को पुआल या घास से ढक दिया जाता है। इस तरह जितनी जरूरत हो उस हिसाब से बेड़ बनानी चाहिए। शुरुआत में पहले बेड़ में केचुए डालने होते हैं, जो कि उस बेड़ में गोबर और जैव भार को खाद में बदल देते हैं। एक बेड़ की खाद बन जाने के बाद केचुए खुद ही दूसरे बेड़ में पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले बेड़ से वर्मी कंपोस्ट अलग करके छान कर भंडारित कर लिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वर्मी बेड़ों में भरे गए कचरे में कंपोस्ट तैयार होने तक 30 से 40% नमी बनाए रखनी चाहिए। कचरे में नमी कम या अधिक होने पर केचुए ठीक तरह से कार्य नहीं करते। वर्मी बेड़ में कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। यदि बेड़ पर तेज धूप पड़ती है तो तेज धूप पड़ने से कचरे का तापमान अधिक हो जाता है और केचुए तली में चले जाते हैं और अक्रियाशील होकर मर जाते हैं। वर्मी बेड़ में ताजे गोबर का उपयोग ना करें। ताजे गोबर में गर्मी अधिक होने के कारण केचुए मर जाते हैं। इसके लिए करीब 4 या 5 दिन पुराना गोबर लें। केंचुआ खाद बनाने के दौरान किसी भी तरह के कीटनाशकों का उपयोग ना करें। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का इस्तेमाल ना करें। फसलों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। केंचुआ खाद भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता ही है, साथ ही मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में भी इजाफा करता है। वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कम उगते हैं, जिससे रोग भी कम लगते हैं।
वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है, साथ ही भूमि में जैविक क्रियाओं को बनाए रखता है। इसके अलावा फल, सब्जी, अनाज की गुणवत्ता में सुधार आता है, जिससे किसान को उपज का बेहतर दाम मिलता है। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। ये आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नस है। धूम्रपान से इसमें चिपचिपापन आ जाती है, जिससे इसमें जहरीले पदार्थ भर जाते हैं। इतना एक धूम्रपान करने वाले की नसों में पाया गया है। उम्र 32 वर्ष। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का। हम आपको आज बताएंगे बकरी पालन के बारे में। बकरी पालन यदि आप पहले से कर रहे हैं या फिर इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो समय समय पर वैज्ञानिकों की सलाह लेते रहना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो बकरी पालन वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तापमान में गिरावट का असर पशुओं में भी देखने को मिलता है, जिससे पशुओं को बीमारी होने का खतरा बना रहता है। अगर समय से ही सही उपचार न किया जाए तो पशु की मौत भी हो सकती है। ऐसे में पशुपालन में इजाफा होता रहे और नुकसान की आशंकाएं कम हो। इसके लिए पशुपालकों को चाहिए कि बदलते मौसम में पशु की खास देखभाल करें। पशुओं में अगर हम बात करें बकरी की, तो इन्हें भी सर्दियों में ठंडी हवाओं से बचाने का प्रबंध समय से कर लेना चाहिए। इसके लिए पशु आवास के चारों ओर टाट का घेरा लगाएं, पशु के शरीर को पल से ढकें, आवास के फर्श का तापमान नियंत्रित रखने के सही उपाय करें। प्रयास करें कि फर्श सूखा और साफ सुथरा हो। जरूरत होने पर कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। आवास के फर्श में पुआल या घास का बिछौना भी रख सकते हैं। इसके साथ ही क्या है विशेषज्ञ की राय, इसकी विशेष जानकारी के लिए बात की डॉक्टर भूषण त्यागी से हमारी डीडी किसान की संवाददाता सुनैना सरकार ने। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनैना सरकार। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भूषण त्यागी, जॉइंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरीज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, नमस्कार। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय जहाँ पे सर्दियाँ बढ़ रही हैं, तो जो हमारे किसान भाई बकरी पालन करते हैं, तो उन्हें अपने पशुओं का देखरेख कैसे करनी चाहिए सर्दियों के मौसम में, जिससे उनका दूध भी अच्छा हो और उत्पादन भी अच्छा मिले, जिससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो और उत्पादन भी अच्छा मिले। जी, आप जानते हैं कि हमारा देश में सबसे ज्यादा बकरियां हैं पूरे विश्व में। तो नंबर 1 पर हमारा देश स्थित है बकरियों के मामले में। तो 14 से 15 करोड़ के बीच में हमारे देश में बकरियां हैं। और बकरी पालक किसान बकरी पालन से जुड़ भी रहे हैं। नए नए किसान इस क्षेत्र में आते हैं। बकरी पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि हमेशा किसान ये ध्यान रखे कि ठंड के दिनों में अपने पशु को ठंड से बचाए, क्योंकि ठंड से बचाना बहुत जरूरी होता है इन दिनों में। वैसे जो बकरी पालक हमारे किसान हैं वो काफ़ी जानकारी रखते हैं इस बारे में कि ठंड से अपने पशु को कैसे बचाना है। तो ठंड के दिनों में बाहर नहीं निकालना है। जब धूप निकल आए ठीक से तब अपने पशु को बाहर निकालें, बकरियों को बाहर निकालें। साथ ही साथ उनको गर्म पानी पिलाएं, ठंडा पानी ना दें। बहुत रात में रखा हुआ पानी अगर कोई किसान देगा तो आपका पशु जरूर बीमार हो जाएगा, अफारा उसको हो सकता है। हरा चारा बहुत ज़्यादा ना खिलाएं, क्योंकि कभी कभी बकरी जो है खेतों में जाकर घास, क्योंकि हमारी बकरियां जो है घास चरती हैं, तो हरी ज़्यादा घास अगर वो चर लेंगी तो बीमार होने की संभावना उनमें थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो सुबह अगर आप घास चरने के लिए अपनी बकरियों को छोड़ते हैं तो वैसा ना करें। थोड़ा सा धूप निकलने दें, उसके बाद में अपनी बकरियों को छोड़ें, पत्ते चर के आ जाए, थोड़ी घास वास चर के आ जाए, क्योंकि बकरियां अक्सर घास को चरेंगी या पत्तों को चरेंगी। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि उस ठंडे मौसम में उनको ना छोड़ें। अब दूसरी बातों का भी ख्याल रखना है कि इनमें
बीमारियों के बारे में हमें हमारे किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। भारत सरकार एक पीपीआर का वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला रही है। पीपीआर जो रोग है भेड़ों में भी हो जाता है, हमारी बकरियों में भी हो जाता है, तो इसके लिए टीकाकरण जो कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उस टीकाकरण में हमारे सभी पशुपालक, सभी किसान भाग ले, जिससे कि आप पशुओं में ये जो रोग है पीपीआर नामक बड़ी खतरनाक बीमारी है, इसको हम माता का रोग भी कहते हैं, तो इसकी रोकथाम विशेषकर करनी होगी इस मौसम में हमारे पशु पालकों को, बकरी पालकों को। ये भी देखना होगा कि एंट्रोटॉक्सीमिया से भी बचाना है। एंट्रोटॉक्सीमिया इस मौसम में तो नहीं होता, थोड़ा सा इसके पहले वाले मौसम में होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में एंट्रोटॉक्सीमिया नामक बीमारी दिखाई देती है हमारी भेड़ों और बकरियों में। तो एंट्रोटॉक्सीमिया से भी अपनी भेड़ों को बचाना है तो पशु चिकित्सक की सलाह लें, समय पर टीका लगवाएं। तो एंट्रोटॉक्सीमिया और पीपीआर के टीके अपनी भेड़ और बकरियों में जरूर लगवाएं, जिससे इस रोग का आप उन्मूलन कर सकते हैं, अपने फार्म से निकाल सकते हैं और ठंडे मौसम में अपनी भेड़ों को लेकर ना चलें। ये किसान भाइयों को मेरी सलाह होगी। जी किसान भाइयों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको जो जानकारी डॉक्टर साहब ने दी आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और हाँ, इस महामारी में अपना विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। इस मौसम में पशु के बीमार होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में पशुपालकों को उनके आहार और आवास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पशु को सूखे और हरे चारे की संतुलित मात्रा देनी चाहिए, जिससे अफारा ना हो। साथ ही बीमारियों की रोकथाम के लिए पशु का टीकाकरण कराना चाहिए। बकरियों में पेस्टिडेस, पेटिट्स, रुमेनेट्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को वर्तमान में भेड़ और बकरियों का टीकाकरण करके इस कार्यक्रम को पूरे देश में लागू किया गया है, जिसके लिए टीकाकरण और निगरानी के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जा रही है। केंद्र व राज्य के बीच 60.40 के अनुपात में है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में 3 हिमालयी क्षेत्र को छोड़कर जहां पर 90.10 के अनुपात में है, वहीं संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। टीकाकरण को लेकर क्या है विशेषज्ञ की राय, आइए जानते हैं। मौसम के अनुसार देखभाल करके पशुपालन से बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। नए पशुपालक पशुपालन विभाग में समय समय पर सही मार्गदर्शन लेकर इस व्यवसाय में इजाफा कर सकते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। किस तरह से आप प्रबंधन कार्य करके अपने पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रख सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए जूट की चादरों या कंबल से शरीर को ढकने का इंतजाम करें। पशुओं को दिन में धूप में रखें और रात में भी गर्म जगह पर रखने की व्यवस्था करें। कुक्कुट को ठंड से बचाने के लिए हीटर का उपयोग करें। पशु आवास और मुर्गी फार्म की सफाई नियमित रूप से करें और मुर्गियों के बेडिंग को धूप दिखाएं। इस माह में ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। उनका शरीर गर्म रखने की व्यवस्था करें। साथ ही उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर आहार दें। नवजात गाय, भैंस या भेड़ बकरियों को अंतर परजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। उन्हें ठंड से बचाएं, साथ ही विटामिन की उचित मात्रा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध मुट्ठी बांध कर निकालें। बरसीम और जई की सिंचाई क्रमशः 12 से 14 व 18 से 20 दिनों के अंतराल पर करें। पशुपालक अपने भेड़ और बकरी में पीपीआर का टीकाकरण करवाएं। इसके साथ किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे कामयाब किसान से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। 350 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके।
पोरस, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे देश की बात करें तो खेती किसानी के क्षेत्र में कई ऐसी मिसालें हैं जो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित हुई हैं। और न केवल हमारे किसान भाई बल्कि हमारी जो महिला किसान हैं वो भी कई मिसालें कायम कर रही हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। आज के हमारे सेगमेंट में हम ऐसी ही कामयाब महिला किसान से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। आइए मुलाकात करते हैं हमारी कामयाब किसान से और जानते हैं उनकी सफलता की दास्तान। खेतों में हो रही उपज ये नहीं देखती कि उसे कौन पैदा कर रहा है। मिट्टी में बोए गए बीज तो बस उन हाथों को पहचानते हैं जो उनकी बरकत की दुआ मांग रहे होते हैं। शुरू से कृषि में मिली सफलता का श्रेय पुरुषों को मिलता आ रहा है, जबकि महिलाएं पुरातन से पुरुषों का साथ देती आ रही है। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब महिलाएं एक सहायक के तौर पर नहीं बल्कि मुखिया के तौर पर खेती को संभाल रही है और आगे बढ़ रही है। ऐसी ही एक महिला है जिन्होंने खेती और जैविक उत्पादों के लिए अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया और बन गई कामयाब महिला उद्यमी। ट्रैक्टर चला रही ये महिला है डॉक्टर निर्जा शर्मा। निर्जा पहले एक शिक्षिका थी। बच्चों को शिक्षित करते करते उन्होंने लोगों को जैविक उत्पादों को जागरूक करने का विचार बनाया और टीचर की नौकरी छोड़ खेती और उससे जुड़े उत्पाद में लग गई। आज निर्जा जैविक रूप से गुड़ बना रही है जो लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद जरूरी और उपयोगी है। निर्जा अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर लोगों को जैविक गन्ने से जैविक गुड़ उपलब्ध करा रही है। कैसे आया उनको ये विचार, आइए जानते हैं उन्हीं से। मैं एक शिक्षिका थी, परंतु मन में ये विचार आया कि समाज में सभी लोग रह रहे हैं, परंतु हर घर में, हर मोहल्ले में, शहर में अनेक बीमारियों से सभी लोग पीड़ित हैं। तो मन में ये ख्याल आया कि कुछ ऐसा क्यों ना करूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें। तो इसीलिए जॉब छोड़कर मैंने ये बीड़ा उठाया कि सभी को जैविक उत्पादों को उपलब्ध कराऊंगी और एक स्वस्थ समाज का निर्माण में अपना योगदान दूंगी। तो आजकल मैं देखती हूँ कि हर जगह पर किसान हैं या जो भी लोग खेती कर रहे हैं वो अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, अनेक प्रकार के जो हानिकारक तत्व हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या होता है जो ग्राहक है वो खरीदता है और उसका उपयोग करता है तो उसके स्वास्थ्य को हानि होती है। उसके स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि घर में रहने वाले हर सदस्य को अनेक तरह की बीमारियां होती हैं। परंतु ये सब देखकर मन को बहुत दुख पहुंचता है। इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि जो किसान हैं उनको जैविक तरीके से अपनी फसलों को पैदा करना चाहिए। जो हमारे मोदी जी की मोदी जी का एक पहल है, मोदी जी ने एक पहल करी है कि वो जैविक उत्पादों को आगे बढ़ाएं। आज निर्जा अपने जैविक उत्पाद को बनाने में और भी महिलाओं को शामिल कर रही है, जिससे महिलाएं अपने आत्मनिर्भरता के दायरे को बढ़ाएं और परिवार के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएं। देखिए, हर किसी के जीवन का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। मैं एक शिक्षिका थी, तब भी उद्देश्य यही था कि मैं बच्चों को शिक्षित करके अपनी जो मैंने शिक्षा ली है उसका प्रयोग कर सकूं। परंतु मन में एक इच्छा जागृत हुई कि कुछ और ऐसा करूं जिससे मन को शांति, मन को तृप्ति मिले और ये जो हमारा समाज है ये स्वस्थ रह सके। तो इसी इच्छा के चलते मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और समाज के लिए, समाज को एक स्वस्थ दिशा दिखाने के लिए जैविक उत्पादों की ओर मैं बढ़ी। तो यहाँ जब मैं जैविक उत्पादों की बात करती हूँ तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ मैं जैविक उत्पाद यानी कि जैविक उत्पाद में एक है गुड़ को मैं बनवा रही हूँ। और ये गुड़ कैसे बन रहा है? जैविक गन्ने के द्वारा। तो जैविक गन्ना मैं कहाँ से ले रही हूँ?
तो यहाँ आज मैं केवल महिलाओं की बात कर रही हूँ। यहाँ देखिए मेरे साथ महिलाएं हैं। मैं यहाँ केवल महिलाओं की बात कर रही हूँ कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती। खेती से लेकर यानी कि ज़मीन से लेकर आकाश तक वो कहाँ कहाँ जा रही हैं, तो उनको किसी भी हालत में कम नहीं समझना चाहिए। और मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि यहाँ जो अनीता सैनी जी हैं, ममतेश सैनी जी हैं और जूली सैनी जी हैं, इनका फार्म है और ये जैविक गन्ना वहाँ पर कर रही हैं और हम सभी लोग मिलकर उस जैविक गन्ने को करते हैं। लघु और कुटीर उद्योग आज महिलाओं के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म है। महिलाएं मशरूम उत्पादन, अचार, मुरब्बा और जैविक उत्पाद बनाकर जहां खुद को सशक्त बना रही है, वहीं समाज को भी 2 कदम आगे ले जा रही है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आपको जरूर लाभ मिलेगा। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।